वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके सामने। केपलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, या यूं कहो ग्रहों की गति के संबंध में अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ नियम दिए हैं ग्रहों की गति के संबंधित। आज हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हेडिंग अगर आप डालना चाहेंगे तो पहले हेडिंग डाल दें, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, केपलर्स लॉज रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के मोशन के संबंध में। देखिए टोटल उनके 3 नियम हैं। पहले हम तीनों नियम के स्टेटमेंट आपको सिखा रहे हैं, कथन, फिर हम उनको प्रूव करना सिखाएंगे। तो चलिए, पहली लाइन तो आप यही हेडिंग के बाद लिखेंगे कि केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। पहली लाइन तो ये लिखते हैं, केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में कुल 3 नियम दिए हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। आइए पहला नियम सीखते हैं। प्रथम नियम है, इसको बोलते हैं कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहले नियम का नाम डाल दो, कक्षा का नियम। इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। चलो आप इसको समझते हैं जरा, ये है क्या लॉ ऑफ ऑर्बिट। बहुत आराम से समझिएगा, डायग्राम से चीज समझ में आएगी। वैसे सामान्य तौर पे तो हम ये मान लेते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, माना जाता वृत्ताकार मार्ग। कैसा? जबकि वास्तव में जो ग्रह हैं वो वृत्ताकार मार्ग पे नहीं घूमते हैं। कैसे मार्ग पे होते पता है? ऐसे देखा, इसको बोलते हैं, देखो ऐसे कभी देखना, शक्तिमान वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बनाते कि नहीं बनाते? यहाँ बीच में शक्तिमान होता है। तो ये जो ग्रहों की गति का ये जो डायग्राम है, ये वृत्त नहीं है, इनको दीर्घ वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं इंग्लिश में। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते। तो जरा समझना बात को, ये डायग्राम नहीं बनाना तुम्हें शक्तिमान वाला, तुम्हें जो डायग्राम बनाना वो ये है। देखो, एक ऐसे दीर्घवृत्त बनाओ, यहां पर कोई ग्रह मान लो, हम पृथ्वी मान लेते, तो चलो पृथ्वी हमारा ग्रीन प्लेनेट बोला जाता कि नहीं, बताओ? तो ये अर्थ मान लिया हमने। क्या मान लिया इसको? ये हमारी धरती है। और सूर्य, ध्यान रखिएगा, देखो जो अति परवलय हैं और ये दीर्घवृत्त है, जैसे दीर्घवृत्त की बात कर रहा हूं मैं, यहां सूर्य है, एस सन। देखिए यहां जो कॉन्सेप्ट हम परिभाषा बनाएंगे उसका मतलब यह है कि जो ग्रह होते हैं, जैसे मैंने पृथ्वी बता दिया आपको, ग्रह सूर्य के चारों ओर, ये क्या है? सन है। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उस कक्षा की एक नाभि पर स्थित होता है। अब आप सोचते होंगे नाभि क्या? ये सब गणित में पढ़ाया जाएगा। दीर्घ वृत्त के 2 अक्ष होते हैं, इसको लघु अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु अक्ष। और ये लंबा वाला, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। ये आप लोग को गणित में पढ़ाया जाएगा, पढ़ चुके हो? तो बस फिर क्या, ये 2 नाभियां होती हैं, एस और एस डैश, ऐसे करके पढ़ाया गया होगा। तो सूर्य आप किसी भी नाभ पर बना सकते हो, चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ। तो बस तुम लोग अगर ये पढ़ चुके हो दीर्घवृत्त तो और जल्दी समझ में आएगी बात। तो मेन मुद्दा समझना, ये केपलर ने सबसे पहले बताया था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य उस कक्षा की एक नाभि पर स्थित होता है। 2 नाभियां होती, किसी एक नाभ पर स्थित होता है। ये पहला नियम है, ये लिखना है तुम्हें कथन। तो लिखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य कक्षा की एक नाभि पर
स्थित होता है, नाभि पर स्थित होता है। ये हमारा पहला नियम हो गया, फर्स्ट कथन प्रूव हुआ, मतलब पहला कथन हो गया, प्रूविंग कराएंगे भी बाद में। अब हम दूसरा नियम सिखाने वाले हैं, उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, सेकंड का कक्षीय चाल संबंधी नियम। क्या कहते हैं? कक्षीय चाल संबंधी नियम। तो दूसरा नंबर डाल दो, कक्षीय चाल का नियम। कक्षीय चाल का नियम यानी लॉ ऑफ एरियल स्पीड। एरिया से बना है, एरियल स्पीड कह दो, वेलोसिटी कह दो। ये जरा समझना इसका क्या मतलब है, इसको समझ लें। तो फिर उसी चित्र का प्रयोग करूंगा मैं कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मान लो ये ग्रह है और ये हमारा सेंटर पर यहां पर सूर्य है, ये एस सूर्य है। तो ध्यान देना, ग्रह और सूर्य को जो मिलाने वाली रेखा होती है, देखो इस पे गौर करिए। ये रेखा किसको किसको मिला रही बताओ? ये ग्रह मान लो पी नाम का कोई ग्रह है, बिंदु ए पर है अभी, ये कहां पर है? ये थोड़ी देर चलते चलते कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद जो भी है, वो इस बिंदु पे पहुंच गया, बी पर। कहां पहुंच गया? यहां से यहां तक जो इसको समय लगा है वो मान लो डेल्टा टी समय है, कुछ भी समय, डी टी, डेल्टा टी, कोई समय ले लिया। तो ध्यान दो, एक त्रिभुज जैसा नहीं बना है, तो इसने एक क्षेत्रफल बनाया कि नहीं बनाया? था क्षेत्रफल कवर किया कि नहीं किया? यही ग्रह चलते चलते मान लो, ध्यान देना, कभी यहां पहुंच गया है, यहां से चलते चलते अब सी पे पहुंच गया, फिर चलते चलते वो डी पर, ऐसे कहीं जगह पहुंचेगा। तो इनको मिलाओ जरा, तो फिर कुछ एरिया इसने कवर किया, देखो फिर कुछ क्षेत्रफल हुआ कि नहीं? लेकिन इसका समय उतना ही हमने रखा जितना उधर समय था। यानी अगर हम देखें इन दो त्रिभुजों पे गौर करो, हमने कहा दोनों का समय बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, ये जो क्षेत्रफल होगा ये समान रहेगा। क्या रहेगा? कहीं भी दो जगह, कहीं भी, जैसे यहां और यहां ऑब्जर्व कर लो, इसमें जो क्षेत्रफल आएगा ना वो भी उतना ही होगा, अगर ये समय बराबर है तो। अगर बराबर समय लोगे तो बराबर वो क्षेत्रफल पार करेगा, यानी उसकी कक्षीय चाल नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, एक समान रहती है। बोलो भाई। तो कथन को फिर सुन लो एक बार, फिर मैं लिखता हूं। मैं कहूंगा सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा है देखो धीरे धीरे ऐसे जा रही है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह की कक्षीय चाल, कक्षीय चाल देखो क्षेत्रफल होता है, कक्षीय चाल में कौन सी? क्षेत्रफली चाल, कक्षा की क्षेत्रफली चाल, क्षेत्रफल होता है डी, और चाल बनाना है तो समय से भाग दोगे कि नहीं दोगे बताओ? तो डीए अपान डीटी को हम क्षेत्रफली चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्रफली चाल। ये जब प्रूविंग करेंगे तो नीचे वहां फार्मूले में आएगा जे अपान 2m, अभी प्रूविंग करेंगे आगे। और जे और 2m दोनों होते हैं कांस्टेंट, तो इसको हम बोल देंगे नियतांक। क्या बोल देंगे भाई जी? नियतांक। ये सूत्र बन जाएगा इस नियम के लिए। अब इस कथन को हम लिख भी रहे हैं, आप सुनिए, समझिए, फिर डायग्राम बना के इसको नोट करिएगा। मैं इसका कथन लिख रहा हूं, जरा सुने अच्छे से, समझें। मैं कथन पहले लिखूंगा, सूत्र बाद में, डायग्राम बाद में बनाना। तो ऐसे कहेंगे, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, समय अंतराल लिख दो या समान समय में लिख दो, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रहों की क्षेत्रफली चाल, अर्थात ग्रहों की
क्षेत्रफलीय चाल, क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। नियत माने कांस्टेंट, नियत रहती है। अब आप इस चित्र को बना के ये सूत्र नोट करेंगे। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो केपलर का है वो उसके आवर्त काल के लिए होता है। देखो, ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है तो एक निश्चित समय पूरा चक्कर करेगा। पूरा चक्कर करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो इसके लिए तो आवर्तकाल की मैं बात कर रहा हूं, सुन लो एक बार दोबारा से। आवर्त कालों का नियम यानी लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स या पीरियड्स कह देंगे। यानी जो ग्रह है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, जब एक चक्कर पूरा करेगा तो कहेंगे एक आवर्तकाल। तो ये सूत्र, ये मतलब ये वाला नियम बताता है कि ग्रह का जो आवर्त काल का वर्ग है वो सूर्य और ग्रह की माध्य दूरी का, माध्य शब्द क्यों लिया? क्योंकि दूरी देखो लगातार घट बढ़ रही। देखो ध्यान से, जब यहां ग्रह है तो बहुत दूर है देखो, और जब ग्रह यहां पहुंचेगा तो बहुत निकट आया। आया कि नहीं आया? तो दूरी बदलती रहती, इसलिए माध्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो परिभाषा कुछ ये कहती है कि ग्रहों का जो आवर्त काल का वर्ग है वो ग्रह और सूर्य के बीच की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। घन माने क्यूब के। प्रोपोर्शनल हटाते तो एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये केपलर का तीसरा नियम कहलाता है। मैं इसको लिखूंगा पहले परिभाषा, फिर सूत्र नोट करना तुम लोग। तो परिभाषा इस तरह लिखेंगे, लिखिए, कहेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, आवर्त काल का वर्ग सूर्य व ग्रह के बीच, सूर्य व ग्रह के बीच माध्य दूरी, माध्य दूरी के घन के समानुपाती, के समानुपाती होता है। अर्थात, अब हम अर्थात के बाद वो वाला सूत्र लिखेंगे। अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, आर मतलब माध्य दूरी के लिए, प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा के आर क्यूब। इसको याद कर लीजिएगा। कथन हो गए, अब प्रूव करने इनके बाकी हैं, नोट कर ले इसको।